बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। इस एक्सरसाइज में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 10B के बाकी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमें कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 6, यानी हमारे पास कोई से दो नंबर हैं और उनका जब डिफरेंस, यानी डिफरेंस मतलब माइनस, हम उनका डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 6। तो हमने क्या दिया, लेट अस सपोज वो जो दो नंबर हैं x और y, उनमें से x जो है वो हमारे पास लार्ज नंबर है, ठीक है, और जो y है वो हमारे पास स्मॉल नंबर है। तो ये जो आपने फर्स्ट कंडीशन हमें दी है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 6, तो फिर लार्जर नंबर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, यानी बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट होगी। देन आगे चलते हैं तो लिखा हुआ है जी 1/3 ऑफ द लार्जर। तो लार्जर तो क्या था, लार्जर था हमारे पास x था ना, तो 1/3 ऑफ लार्जर यानी 1/3 ऑफ लार्जर, लार्जर x 1/3x आ गया हमारे पास। यानी x के आपने 3 पार्ट्स करने हैं और उनमें से लेने कितने हैं जी 1, तो वो 1/3 ऑफ लार्जर यानी 1/3x आ गया। उसके बाद है हमारे पास 2/3 ऑफ स्मॉलर। तो स्मॉलर तो y था, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो 2/3 ऑफ स्मॉलर यानी 2/3 y। नेक्स्ट कंडीशन जो आपके पास स्टार्ट हो रही है वो कह रहा है कि जो आप 1/3 ऑफ लार्जर ले रहे हैं, यानी लार्जर नंबर का 1/3 ले रहे हैं, वो क्या है, स्मॉलर नंबर के 2/3 से आपका स्मॉल है, ठीक है ना। यानी 1/3 ऑफ लार्जर में अगर 2 और आप ऐड करेंगे तब वो 2/3 ऑफ स्मॉलर के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट भी किया विद डायग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन थी हमारे पास, ठीक है, जो हमने पार्ट्स में डिवाइड करके सेकंड कंडीशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद हमने करना क्या है, हमने इसका जो है वो एलसीएम है, डिनोमिनेटर जितने थे हमारे पास 3 और 3, उनका एलसीएम लिया तो वो 3 आया। तो इसका मतलब है पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने क्या किया, 3 तो नेक्स्ट टर्म प्लस 3 तो नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 तो नेक्स्ट टर्म, यानी 3 के साथ हमने पूरी जो है वो अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से कैंसिल, यहाँ पे भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो बच गया था वो था x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y। तो आपको पता है वेरिएबल एक साइड पे लेकर आएंगे हम, तो 2y इधर आकर माइनस हो जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा -6। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई थी इसको एनालाइज करें, ठीक है, अगर हम इसको एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं इसका ये कोएफिशिएंट और इसका ये कोएफिशिएंट ऑलरेडी ही सेम है, यानी कि ये बहुत इजी है, हमारी जल्दी से ये जो है वो सॉल्व हो जाएगी और आंसर आ जाएगा जी। कोएफिशिएंट तो इनके 1 और 1 ही है, बट अगर यहाँ पे साइन डिफरेंट हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो रही है, जब हम फिर इसको ऐड करेंगे तो ये कट हो जाएंगी, पीछे हमारे पास y की वैल्यू बच जाएंगी, जिसको हम सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, यानी दोनों को माइनस करने जा रहे हैं हम। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 ही था। आपको पता है जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में माइनस करते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन में माइनस करते हैं, तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये -6 था तो +6 हो गया, ये -2y था तो +2y, और ये +x था तो -x हो गया। अब ये +x और -x डिफरेंट साइन की वजह से कैंसिल यानी कट हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, y और 2y, -y और 2y जब सिंप्लीफाई करेंगे तो y आपके पास आ गया 12। अब y की एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में आपको थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 बिल्कुल ही इजी है, हम इसको y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट इन 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, पहले ये वैसे ही हमने लिखी इक्वेशन 1, उसके बाद y की जगह छोड़ी तो x माइनस वाई की जगह पे हमने 12 सिंपल पुट कर दिया, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, ट्रांसपोजिशन होगी तो -12 इधर आकर +12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 + 12 यानी 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब है x यानी जो कि हमारा क्या था लार्जर नंबर, वो क्या है 18 आ गया हमारे पास, और जो हमारे पास y था यानी जो स्मॉलर नंबर था वो हमारे पास क्या आ गया 12। अब हमने ये कहा था कि अगर इन दोनों का हम
डिफरेंस फाइंड करें तो वो 6 आता है। और अगर ये कंडीशन देखें कि 1/3 ऑफ लार्जर, इसमें 2 ऐड करें तो वो हमारे पास 2/3 ऑफ स्मॉलर के इक्वल आएगा। हम चेक करते हैं तो हमने देखा जी 1/3 ऑफ जो है वो हमारा किसका, लार्जर जो कि x था वो 18 था, वो हमने फाइंड किया 3 6 8 तो वो हमारे पास 6 आ गया। फिर 2/3 ऑफ स्मॉलर हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास 4 to the 8 आ गया। अब हमने कहा कि अगर हम 1/3 ऑफ लार्जर में 2 ऐड करें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 2/3 ऑफ स्मॉलर। तो देख लें अगर आप इसमें 6 में 2 ऐड करें तो वो 2/3 ऑफ स्मॉलर यानी 8 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी। और एक कंडीशन हमारे पास ये भी थी कि हमने कहा कि अगर दोनों को हम माइनस करें तो जो डिफरेंस हमारे पास आता है वो हमारे पास कितना आता है, 6 का आता है। तो आप देख सकते हैं 18 और 12, ठीक है, अगर इन दोनों को आप माइनस करें, इनका डिफरेंस फाइंड करें तो आपके पास डिफरेंस 6 ही आ रहा है। इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन भी जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब है जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है और आंसर फाइंड किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में वो हमें कह रहे हैं जी व्हाट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि कौन सा नंबर हम व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4 के 4 के साथ कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें। तो लेट अस सपोज हमने कह दिया x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नंबर का हमें नहीं पता कौन सा है, तो लेट अस सपोज वो x है और मल्टीप्लाई किस से हो रहा है, 4 से। तो लेट अस सपोज जब हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को, तो पहले तो वो नंबर x था, लेकिन जब व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर वो क्या हो गया, 4x, ये आ गया हमारे पास। तो वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या होगा, ये तो हमारे पास आ गया x और जब मल्टीप्लाई किया फिर 4x आ गया। तो कंडीशन में आप हमें कह रहे हो कि जब हम उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इट सेल्फ से क्या हो जाता है, 42 एक्सीड हो जाता है, नहीं वो अपने आप से क्या हो जाता है, 42 यूनिट्स बड़ा हो जाता है। तो ये हमने लिख दिया, यानी इट सेल्फ से वो क्या हो गया, 42 यूनिट्स एक्सीड कर गया। ठीक है, इट सेल्फ क्या था, इट सेल्फ वो नंबर तो x था, ठीक है, वो पुट किया, x उधर जाकर माइनस होगा तो 3x, ठीक है, 3 इधर आके डिवाइड हो रहा है। आपको पता है ये 42 है, 4 और 2 डिजिट्स को ऐड करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इसका मतलब है 6 3 पे डिविजिबल है तो 42 भी डिविजिबल होगा। तो 3 को डिवाइड करेंगे तो 42 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आ जाएगा 14। अब हमने चेक भी करना है इसको, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप उस नंबर को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, 56। तो आप देख सकते हैं कि ये इट सेल्फ से कितना बड़ा हो गया है, 42 एक्सीड कर गया है। ठीक है, यानी इट सेल्फ में 42 ऐड करें तो ये 56 ही आता है। नीचे हमने इसको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक भी किया तो वो भी क्या आ गई, ट्रू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में वो हमें कह रहे हैं सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 297। ठीक है, तो आपको पता है अगर फर्स्ट आपका जो है वो नंबर 11 है तो 11 के मल्टीपल 11 11 11 ऐड करने से नेक्स्ट मल्टीपल आते जाएंगे। ठीक है, तो लेट अस सपोज फर्स्ट मल्टीपल जो है वो 11 है तो नेक्स्ट क्या होगा, प्रीवियस प्लस 11 यानी x प्लस 11। तो थर्ड क्या होगा, यानी सेकंड प्लस 11, तो सेकंड तो x प्लस 11 था। ठीक है, इसमें फिर ऐड करेंगे 11 तो ये थर्ड आ जाएगा, तो 11 11 x प्लस 22 आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इनको ऐड करेंगे तीनों को, यानी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज की जगह इक्वल, तो वो क्या है 297। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3x आ गया और 22 और 11 33 बन गए। आपने x फाइंड करना है, ट्रांसपोजिशन होगी। ठीक है, ये इधर आ जाएगा आपका 33 माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे ये नंबर आएगा। अब चेक करना है 3 पे डिविजिबल है या नहीं है, इसके डिजिट्स को ऐड कर लें जो कि 12 बनते हैं। 12 3 पे डिविजिबल है, इसका मतलब है 264 भी 3 पे डिविजिबल है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 88। तो अभी फर्स्ट आया ना, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 जो है वो x है वो 88, तो नेक्स्ट क्या होगा, इसमें 11 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 99 और इसमें 11 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 110। इसका मतलब इन तीनों को ऐड करें तो आंसर ये आना चाहिए 297। ये देखिए हमने चेक भी किया जो कि 297 बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में वो हमें कह रहा है कास्ट ऑफ टीवी सेट एंड अ डीवीडी प्लेयर टुगेदर इज 27,800। लेट अस सपोज टीवी की जो सिंगल कास्ट थी, ठीक है, वो थी x थी और जो डीवीडी की थी वो y थी। तो इसका मतलब है दोनों की कास्ट क्या बनेगी, फर्स्ट की x जो थी और सेकंड की y थी, उन दोनों को ऐड किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने कहा कास्ट ऑफ डीवीडी,
तो कास्ट ऑफ डीवीडी आप देख सकते हैं दोनों की तो ये वाली कास्ट है ना, ठीक है। और अगर उसमें से टोटल में से ये टीवी की माइनस कर दी जाए तो डीवीडी की कास्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे किया, कॉस्ट ऑफ डीवीडी क्या हो जाएगी, टोटल ये थी, उसमें से टीवी की माइनस कर दी, वो क्या थी एक्स, तो टोटल में से टीवी की माइनस कर दी, वो हमारे पास आ जाएगी डीवीडी की कास्ट। कास्ट ऑफ डीवीडी प्लेयर क्या है, इज 1600 लेस, यानी 1600 कम करनी है, माइनस 1600, लेकिन किस में से, ट्वाइस ऑफ टीवी सेट। ट्वाइस ऑफ टीवी सेट क्या था, टीवी की एक्स, तो ट्वाइस ऑफ टीवी सेट 2x, तो 2x में से आपने 1600 माइनस करनी है, तो यही हमने लिखा, यानी 1600 लेस देन ट्वाइस ऑफ दिस वन, तो 2x ट्वाइस हो गया माइनस 1600। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ बोथ, यानी दोनों की अलग अलग कॉस्ट जो है वो फाइंड करें। तो जो चीज़ें लिखी थी उनको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि टीवी की कास्ट x, डीवीडी की ये है, दोनों की इकट्ठी मिला के ये बन गई, ठीक है। सिंगल डीवीडी की क्या बनेगी, टोटल में से टीवी की माइनस कर देंगे तो वो ये आ जाएगी, ठीक है, वो इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। टीवी की ट्वाइस यानी वो क्या बन जाएगी 2x, ठीक है। कंडीशन हमें ये कह रही है कि आपने टीवी की ट्वाइस में से 1600 लेस करनी है, ठीक है। तो हमने की, टीवी की ट्वाइस में से 1600 लेस यानी माइनस की, तो इतना जब हम करेंगे तो वो किसकी बनेगी, वो कास्ट बनेगी कॉस्ट ऑफ डीवीडी। कॉस्ट ऑफ डीवीडी प्लेयर इज, तो कॉस्ट ऑफ डीवीडी प्लेयर इज तो y है, इज मतलब इक्वल, वो क्या होगी, वो ये होगी, वो पुट कर दिया हमने, y की ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। उन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया, x इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी वेरिएबल इकट्ठे कर लिए और कांस्टेंट को एक साइड पे ले गए, ठीक है। यहाँ पे 2 और 1 3x बन गया, ठीक है। इनको ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई। अब 2 9 4 और 00 को ऐड करें तो 15 3 पे डिविजिबल है, इसका मतलब है ये नंबर 3 पे डिविजिबल है। अब इस नंबर को 3 पे डिवाइड करेंगे, जब इस नंबर को 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 9800। ये हमारे पास टीवी की कास्ट आ गई है, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दिया तो वो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू दिस वन माइनस टीवी की कास्ट, तो वो ये आ गई, माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो डीवीडी की कास्ट आ जाएगी 8000। सो फाइनली ये हमारे पास टीवी की कास्ट आ गई है और ये हमारे पास डीवीडी की कास्ट आ गई है। हमने तो कहा था दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर ये आना चाहिए, तो अगर आप दोनों को ऐड करें तो ये 27800 बन रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आपने कहा था टीवी की ट्वाइस में से आप 600 लेस करो तो वो डीवीडी की कास्ट आ गई, ठीक है। तो हमने यही किया कि टीवी की ट्वाइस की उसमें 1600 माइनस किया तो वो हमारे पास आनी चाहिए थी इसकी डीवीडी की कास्ट, जो कि हमारे पास बन जाती है, और यहाँ पे बाय मिस्टेक 1 0 दोनों साइड पे ही कम है जी। तो ये हमारे पास आंसर बिल्कुल वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में वो हमें कह रहा है क्या पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका मतलब पैरामीटर इज इक्वल 30, तो ये हमने लिख दिया इक्वल 30, तो पैरामीटर वो क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आगे कह रहा है इफ इट्स लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 सेंटीमीटर, यानी उसकी जो इस लेंथ है उसकी ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो आप क्या बताओ फाइंड इट्स डायमेंशन। डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो अभी के लिए चूंकि रेक्टेंगल है हमारे पास तो इसकी हमारे पास 2 डायमेंशन शेप होती है रेक्टेंगल, लेंथ और हमने ब्रेथ बतानी है, ठीक है। तो लेट अस सपोज हम कहते हैं लेंथ को हम स्मॉल एल से और ब्रेथ को स्मॉल बी से जो है वो डिनोट कर देते हैं ताकि इसको सॉल्व करना मजीद ईजी हो जाए हमारे पास। तो कंडीशन आपने फर्स्ट जो हमें दी है वो क्या रहा है कि पैरामीटर हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, तो हमने कहा पैरामीटर 30 सेंटीमीटर, उसका फार्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसपोजिशन करके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब जो सेकंड कंडीशन थी वो उसने कहा था जो हमारी लेंथ है वो ब्रेथ से 3 यूनिट ज्यादा है, यानी इसका मतलब है कि अगर हम अपनी ब्रेथ को मजीद 3 यूनिट बढ़ाएंगे तब जाके वो लेंथ के इक्वल होगी, यानी अगर ब्रेथ में 3 ऐड करेंगे तब वो लेंथ के इक्वल होगी। तो लेंथ तो L है और ब्रेथ तो B है, ठीक है। तो वेरिएबल एक साइड पे ले जाए, माइनस B इज इक्वल टू 3, ठीक है। यही हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को इकट्ठा किया और हमने इसको एनालाइज किया, ठीक है। जब एनालाइज किया तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने दोनों को माइनस किया था साइन चेंज करके,
तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड की थी। अगर आप इन दोनों को देखें तो इन दोनों में b और b के कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन भी डिफरेंट है, यानी जस्ट हमें प्लस करना पड़ेगा तो कटिंग हो जाएगी और l फाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से हमने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस ये कटिंग होगी और L मिलके आपके पास 2L आ गए। ठीक है, ये 18 L 2 इधर आके डिवाइड, तो वो हमारे पास L इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये आप इक्वेशन नंबर 1 में L की वैल्यू पुट कर दें या फिर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो आपका आंसर B का आ जाएगा। बट हमने 1 में पुट की, 1 है क्या थी, L प्लस B इज इक्वल टू 15। ये यहाँ पे हमने पहले एक दफ़ा लिख दी, उसके बाद L की वैल्यू 9 पुट की, हमारे पास B, तो B फाइंड करना है, कांस्टेंट उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर आके प्लस से। ठीक है, माइनस किया तो 6। L आपके पास यानी लेंथ आपके पास क्या आ गई, 9 आ गई, और ब्रेथ आपके पास क्या आ गई, 6 आ गई। तो कंडीशन भी तो हमें यही कह रही थी ना, लेंथ क्या है, ब्रेथ से 3 यूनिट ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं लेंथ आपकी ब्रेथ से 3 यूनिट ज्यादा ही है। ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई भी हो गया। तो ये यहाँ पे हमारे पास यानी लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है, जिसमें हमें कह रहे हैं 4 years hence a boy, ठीक है, will be twice, यानी 4 साल के बाद एक जो लड़का है उसकी एज क्या हो जाएगी, as old as he was 6 years ago, और what is his present age, उसकी प्रेजेंट एज हमें आपने बतानी है वो क्या है। हम कहते हैं लेट अस सपोज हमें उसकी प्रेजेंट एज का नहीं पता, वो हमारे पास क्या है x। अगर उसकी प्रेजेंट एज x है तो इसका मतलब है 4 year hence क्या हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी। 6 years ago फिर क्या होगी, यानी कि प्रेजेंट एज से 6 year ago, इसका मतलब है वो क्या हो जाएगी, प्रेजेंट x है तो 6 year ago x माइनस 6 हो जाएगी। प्रेजेंट एज लेट अस सपोज हमने x की थी, ये उसकी हेंस वाली एज आ गई 4 year के बाद 6 year, ये जो 3 चीजें हमने लिखी थी वो लिखी। कंडीशन हमें ये कह रही है 4 year hence, ठीक है, ये लिखा हमने, क्या हो जाएगा, वो अपनी जो है वो 6 year वाली एज से पहले से क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस का मतलब तो आ गया 2, तो 6 years ago क्या होगा, 6 years ago यानी x माइनस 6। ठीक हो गया, तो 4 year hence यानी वो आपके पास ये आ जाएगी एक्सप्रेशन। उसके बाद आपने 2 को मल्टीप्लाई किया, वो आपके पास आ गया 2x माइनस 12। आपने x फाइंड करना है तो 2x इधर ही रहा, इधर से आपने x को इधर शफल किया तो यहाँ पे आपका ये प्लस से इधर आके माइनस x में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 12 से इधर आके प्लस 12 में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने ऐड किया तो 16, इसका मतलब है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 16 ईयर्स हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं अगर आप इस 16 में से माइनस करें 6, ठीक है, माइनस करने के बाद आप उसका करें ट्वाइस, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी तरफ उसकी x प्लस 4, यानी x तो हमारे पास क्या आ गई है 16, प्लस 4 करें तो वो भी क्या आ जाती है 20। इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग और कंडीशन के साथ हमने इसको प्रूव भी किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपने जो चीज़ फॉलो करनी है वो वही वाली चीज़ है जिसको हमने पहले दिन एक्सरसाइज 10B स्टार्ट करने से पहले डिस्कस किया था, कि आपने सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको कलेक्ट कर लेना है। जिस तरह ये हमने जो गिवन डाटा था कलेक्ट करके यहाँ पे मेंशन कर लिया था। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, हमें फाइंड क्या करना है उसको भी देख लेना है। ये 2 चीज़ें बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो कि 80% होंगी। फिर हमने देखना है कोई फार्मूला तो नहीं है। उसके बाद यानी 1, 2 और 4 ये 3 पॉइंट ज़्यादा यूज होते हैं। इसके बाद हमारी आ जाती है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो हमने अपने क्वेश्चन को बस सिंप्लीफाई करना है। ये जो टेक्निक है ये हमारे पास है जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं या जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही एक बेस्ट टेक्निक है। ठीक है, और ये जो 2 चीज़ें हैं मैंने आपको बताया था, ठीक है, गिवन डाटा कैसे जो है वो हम कलेक्ट करते हैं और रिक्वायर्ड चीज़ को कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए, इन 2 पॉइंट को समझने के लिए हमारी जो हेल्प करती है वो है डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटेजी। यानी अपनी मुश्किल प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो इजीली आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो आप इजीली अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।